तो हेलो एवरीवन, ये आपका जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 3 होगा। अब तक आप लोगों के 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं फॉर जीआईसी, जीडीसी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस आदि परीक्षाओं के लिए। और इसकी पीडीएफ वगैरह ये आपको पेड ग्रुप में मिल जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टेस्ट नंबर 2 में मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक थी। तो इसका उत्तर है प्रयागराज। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो केंद्रीय जनगणना हुई थी 2011 वाली, तो ये लेक्चर प्लस यूपी की जो जनगणना हुई है, यूपी की जनगणना का लेक्चर, ये पेड ग्रुप में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसको आज आप लोग कंप्लीट करिए। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं, लेक्चर सभी के लिए फ्री है, तो आप कमेंट बॉक्स देख लीजिएगा, पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये दोनों टॉपिक आपके आज कंप्लीट हो जाने चाहिए। प्लस ये जो मैं मॉक टेस्ट आपको करवा रहा हूँ, इसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वैसे दोस्तों, 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसमें यूपी के जो टॉप 3 जिले थे जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक थी, तो पहले स्थान पर प्रयागराज था, दूसरे स्थान पर दोस्तों मुरादाबाद था, तीसरे स्थान पर कौन था? गाजियाबाद था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आपके ऑप्शन में 1992 है, 1988 है, 1995 है और 2001 है। इसमें जो सही विकल्प है दोस्तों, ये रहेगा आपका कि 1992 अगस्त 1992 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड यानी कि NAEB, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और ये जो बोर्ड है, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंसर देने का प्रयास आप लोग करते रहिए, भले ही गलत हो, ठीक है। कम से कम गलत उत्तर अगर रहेगा आपका तो फिर गलत नहीं होगा। तो आप लोग ना, कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, उसमें आप लोग अपना आंसर लिखते रहिए, ठीक है। देखिए, सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु कब हुई थी? सम्राट बहादुर शाह के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। आपको पता ही है कि मुगल वंश का जो अंतिम सम्राट था, उसी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1849 विकल्प डी बिल्कुल सही है। आपको बताना चाहूँगा कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र और युवराज यानी कि क्राउन प्रिंस थे, नाम था मिर्ज़ा दारा बख्त, मिर्ज़ा दारा बख्त, ठीक है। तो इसकी जो डेथ हुई थी वो 8 फरवरी 1849 को दिल्ली के लाल किले में हुई थी। वजह थी कि बहुत अधिक बुखार, ठीक है। और युवराज दारा बख्त की मृत्यु हो जाती है 1987 के विद्रोह से पहले, जिसके कारण बहादुर शाह जफर ने बाद में जीनत महल के बेटे मिर्ज़ा जवान बख्त को उत्तराधिकारी के रूप में बढ़ावा देना शुरू किया था। ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर लिखिएगा, बताइए कि निम्नलिखित में कौन एक भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? जैव विविधता मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है कि भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं? इनकी संख्या केवल बताओ, कितने हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने हैं बताओ? तो दोस्तों सही जवाब इसका होगा 4 हैं, ठीक है। तो इसमें से जो 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, तो उसमें ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन उसमें शामिल है? इन चारों में कौन शामिल है? लक्षद्वीप, सुंदरबन, पचमढ़ी, ये तीनों तो नहीं है। तो सही जवाब होगा भारत म्यांमार क्षेत्र, विकल्प ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। देखो दोस्तों, भारत म्यांमार क्षेत्र यानी कि इंडो बर्मा रीजन के बारे में बात हो रही है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। इनके नाम बिल्कुल रट के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? एक तो हिमालय है, ठीक है। दूसरा है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। तीसरा है इंडो बर्मा रीजन, उत्तर पूर्वी भारत, भारत म्यांमार क्षेत्र, जो कि आपके विकल्प में है। और चौथा है सुंडालैंड, सुंडालैंड में निकोबार द्वीप समूह शामिल है, ठीक है। ये 4 हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार क्षेत्र और सुंडालैंड, ये भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें भारत म्यांमार क्षेत्र के बारे में, तो यह हिस्सा जो है ये पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय आदि तक फैला हुआ है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता स्थलों में से एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम के प्रयोग से
पौधों को कौन सा तत्व प्राप्त होता है? जब आप जिप्सम डालते हैं तो पौधों को क्या क्या मिलता है? फास्फोरस मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, लोहा मिलता है। दोस्तों क्या मिलता है? ये मिलता है सल्फर। सल्फर यानी कि गंधक मिलता है। ये विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसको रट के रखिएगा। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो रहता है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O। तो इसमें आप देखेंगे तो कैल्शियम है और सल्फर है, ठीक है। तो मुख्य रूप से कैल्शियम मिलता है और सल्फर मिलता है पौधों को। अगर आप जिप्सम डालते हैं तो पौधों को कैल्शियम मिलेगा और सल्फर मिलेगा। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है ये होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ठीक है, जो इन पोषक तत्वों का एक प्रमुख और सस्ता स्रोत है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये झांसी में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसको इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, IG फ्राई। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यानी कि IG फ्राई ये झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। कब हुई थी? IG फ्राई की स्थापना 1962 में हुई थी। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के तहत कार्य करता है और इसका मुख्य उद्देश्य पशुओं के लिए पौष्टिक चारे, चारागाह प्रबंधन और चारा फसलों की उन्नत किस्मों पर अनुसंधान, विकास और प्रसार करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन महाबोधि वंश में वर्णित 9 नंदों में से नहीं है? जो 9 नंद के बारे में बात कही गई है, महाबोधि वंश के 9 नंद, उनमें से कौन एक नहीं है? गोविशानक, 10 सिद्धक, कैवर्त और महानंदिन। तो यहाँ पर दोस्तों जो 9 नंद हैं उनमें महानंदिन नहीं आता है, यानी कि डी आपका जो है ये उत्तर रहेगा। महानंदिन शिशुनाग वंश से संबंधित है और इसे महापद्मनंद यानी कि उग्रसेन ने हराकर नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्मनंद ये घनानंद का पिता था और यही जो है उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप याद रखेंगे। तो महाबोधि वंश के अनुसार 9 नंदों के नाम इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो आएगा उग्रसेन, ठीक है, इसके बाद आता है पांडुक, फिर पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल और गोविशाड़क और 10 सिद्धक, और 2 और हैं कैवर्त और धनानंद। तो धनानंद के बाद आप जानते ही हैं कि मौर्य वंश स्थापित हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो सम्राट बना था। तो ये अंतिम शासक था नंद वंश का, धनानंद, ठीक है। अगला है निम्नलिखित अधिनियमों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। यहाँ पर आपको बताना है कि वस्तु विक्रय अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम और कंपनीज अधिनियम में से कौन सा अधिनियम कब आया था, ठीक है। गेस करिए, थोड़ा सा गेस करेंगे आप लोग तो ठीक रहेगा। इसका दोस्तों जो सही जवाब है क्या बनेगा? देखो सबसे पहले आता है आपका भारतीय संविदा अधिनियम आता है, ठीक है, उसके बाद वस्तु विक्रय अधिनियम आएगा, फिर साझेदारी अधिनियम, फिर आता है कंपनीज अधिनियम। तो ये जो है काल क्रमानुसार करना है, तो मैं आपको टाइम बता देता हूँ। जैसे कि भारतीय संविदा अधिनियम ये 1872 में पारित हुआ था, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में पारित हुआ था, साझेदारी अधिनियम 1932 और कंपनीज अधिनियम आया था 1956 में, यानी कि आज़ादी के बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी बताइए आप लोग, देखिए उत्तर देते रहिए आप लोग, ठीक है। किसने पूर्वी समुद्र मार्ग से, निम्नलिखित में से किसने, यानी कि अलबरूनी, अलमसूदी, इब्न रोस्ते और इब्न खल्टून में से किसने पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू, यानी कि कानफू मतलब कैंटन यानी कि चीन के बारे में बात हो रही है, के बीच व्यापार का उल्लेख किया है? भारत और चीन के बीच व्यापार का उल्लेख किया गया है किसके द्वारा? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका विकल्प है इसमें सही है अल-मसूदी, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। तो अल-मसूदी कौन था? अल-मसूदी 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अरब यात्री और इतिहासकार था और इसने जो किताब लिखी थी उसका नाम है मुरुज अल जहाब। क्या नाम है? मुरुज अल जहाब। भारत और चीन के बीच होने वाले समुद्री व्यापार का विस्तृत वर्णन किया गया था। चीन को तब कैंटन भी कहा जाता था, ये आप याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। और किताब का नाम क्या था अलबरूनी के, अल-मसूदी के? तो किताब का नाम है मुरुज अल जहाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा किसने दी थी? डी स्कूलिंग, डिटैच होता है ना, मतलब अलग होना, उसी प्रकार से डी स्कूलिंग यानी कि स्कूल को छोड़ देना।
क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो मॉडर्न स्कूलिंग है, उसको डी स्कूलिंग सोसाइटी के द्वारा सही नहीं माना गया था। ये कहा गया कि ये जो मॉडर्न एजुकेशन है ये किसी काम का नहीं है, और इसके लिए बनाई गई थी एक डी स्कूलिंग सोसाइटी। किसके द्वारा? इवान इलिच के द्वारा। विकल्प ए आपका इसमें बिल्कुल सही है, इवान इलिच। और डी स्कूलिंग सोसाइटी ये स्थापित हुआ था 1971 में। यह अवधारणा इवान इलिच ने डी स्कूलिंग सोसाइटी नाम से एक किताब लिखा था उन्होंने, तो ये अवधारणा उन्होंने इसी में दी है 1971 में, जिसमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा डी स्कूलिंग सोसाइटी की रचनाकार कौन है, और ये इवान इलिच हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर शिल्प में विष्णु का बारह अवतार दर्शाया गया है? मतलब उदयगिरी गुफा विदिशा, एलोरा गुफा औरंगाबाद, हाथी गुम्फा जो भुवनेश्वर में है, और एलिफेंटा जो कि मुंबई में है। तो इसमें किस मतलब कौन सा स्थान है जहाँ पर विष्णु का जो बारह अवतार है दर्शाया गया है? आपको पता है ना कि विष्णु का बारह अवतार, एक बार क्या हुआ था, धरती पर प्रलय हो गई थी और धरती समुद्र में डूब गई थी, तो फिर भगवान विष्णु ने बारह यानी कि शुकर का रूप धारण किया था और वो धरती को वापस लाए थे, यानी कि धरती की पुनः स्थापना की गई थी। ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसी तस्वीर के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भगवान बारह हैं और माता पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दोस्तों मूर्ति है ना, ये मिलेगी आपको उदयगिरी गुफा में, जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है, और वहाँ की जो गुफा नंबर 5 है उसमें ये विशाल प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ही अद्भुत है ये, वास्तव में अभी भी ये मौजूद है, बहुत प्राचीन कालीन मतलब है ये जो स्टैचू बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है? कनाडा में जो प्रेरी प्रांत हैं उनका हिस्सा नहीं है अल्बर्टा, सस्केचेवान, मैनिटोबा और ओंटारियो। तो दोस्तों जो कनाडा का प्रेरी प्रांत है उसमें अल्बर्टा, सस्केचेवान और मैनिटोबा आता है, लेकिन प्रेरी प्रांतों में ये ओंटारियो नहीं आता है, यानी कि डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो कनाडा में मुख्य रूप से 3 प्रांत हैं जिनको प्रेरी प्रांत कहा जाता है, उसमें अल्बर्टा हैं, सस्केचेवान है और मैनिटोबा है। ओंटारियो जो है इन प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है, यह मध्य कनाडा के अंतर्गत नहीं आता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम पूछा गया है। बाजीराव पेशवा का जो दत्तक यानी गोद लिया गया पुत्र था उसका नाम था नाना साहब। ठीक है, धोंधू पंत के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, तो विकल्प डी आपका करेक्ट है, धोंधू पंत। और नाना साहब 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कानपुर के प्रमुख नेता थे, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? जम्मू और कश्मीर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दोस्तों इसमें कौन सी है? नाग टिब्बा, महाभारत, पीर पंजाल और जास्कर। तो सबसे लंबी दोस्तों पीर पंजाल है, जो कि लगभग 300 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये सबसे लंबी है। अच्छा, कोई ये बता सकता है क्या कि हिमालय की जो अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे कि बृहत हिमालय है, मध्य हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, आदि में से ये जो पीर पंजाल श्रृंखला है किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जम्मू और कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी सबसे लंबी और महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल रेंज के नाम से जानी जाती है। ये हिमालय का हिस्सा है जो लगभग 300 किलोमीटर से अधिक लंबी है और कश्मीर घाटी को पंजाब के मैदानों से अलग करती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रांस हिमालय में आता है, आपका काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, ये आपका नंगा पर्वत है और ये जास्कर है, ये जोजिला है। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये है आपका पीर पंजाल। ठीक है, और पीर पंजाल दोस्तों ये ट्रांस हिमालय में नहीं आता है, बल्कि ये किस में आता है? तो पीर पंजाल दोस्तों आता है लेसर हिमालय में, यानी कि मध्य हिमालय में। ठीक है, सबसे लंबा और महत्वपूर्ण हिस्सा है मध्य हिमालय का। यह श्रेणी मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है, जो विशाल हिमालय प्रणाली का पश्चिमी छोर बनाती है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें ट्रांस हिमालय के बारे में, यानी कि जो सबसे पार हिमालय है, महान हिमालय के उत्तर में स्थित हिमालय की सबसे उत्तरी और प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इसमें मुख्य रूप से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियाँ शामिल हैं। मुख्य रूप से ये जो श्रेणियाँ हैं ये भारत में लद्दाख और तिब्बत में फैली हुई हैं और यहीं पर K2 यानी कि गाडविन आस्टिन जैसी ऊंची चोटियाँ और सियाचिन जैसे विशाल ग्लेशियर भी मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? ट्रांस हिमालय में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र ये कहाँ पर स्थित है?
तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन आपका रहेगा पेरू, दूसरा मैं देता हूँ आपको श्रीलंका, ठीक है, और तीसरा मैं आपको देता हूँ दोस्तों फिलीपींस, चौथा देता हूँ आपको चाइना। तो अब आप बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों मिलेगा आपको फिलीपींस में, इसका मुख्यालय। भारत में इसका जो एकमात्र दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है वो मिलेगा आपको वाराणसी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसको जो है 29 दिसंबर 2018 को स्थापित किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ध्यान देना कि फिलीपींस स्थित IRRI का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी है, ठीक है। अगला है जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर का जो सरकी वंश है उसका अंतिम शासक दोस्तों कौन था। और इसके बाद आपको पता ही है कि जो सरकी वंश है मतलब हुसैन शाह सरकी इसका उत्तर होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, हुसैन शाह सरकी। 1458 से लेकर 1479, कहीं कहीं पर 1484 लिखा रहता है, तो ईस्वी तक शासन किया था हुसैन शाह सरकी ने। जिसके बाद क्या हुआ कि लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, ठीक है। तो 1484 के बाद जौनपुर का जो स्वतंत्र अस्तित्व था राज्य के रूप में वो समाप्त हो गया और जौनपुर जो है ये दिल्ली सल्तनत में जाके मिल गया था लोधी वंश के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि MLNG निम्नलिखित में से किस दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था। MLNG किस दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था दोस्तों। तो ये था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो MLNG है, M मतलब मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स, ठीक है। तो ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी कि AIML ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का निजी अर्धसैनिक संगठन था। 1940 के दशक में पाकिस्तान आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग की एक संगठित शाखा के रूप में काम करता था जो MLNG था, और इसका उपयोग अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा अपनी राजनीतिक गतिविधियों और सुरक्षा के लिए किया जाता था, ठीक है। मतलब एक यहाँ पर सेना जैसी व्यवस्था भी बनाई गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 के दशक में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर शब्द और अर्थ दिए गए हैं, जैसे कि कुंडी, दीवान, अमील और आज़ाद दस्ता। तो दोस्तों जो कुंडी होती है ना ये हुंडी से संबंधित है, ये विकल्प 3 में जाएगा। दीवान जो होता था दोस्तों ये जो है ये खजांची होता था। अमील यानी कि जिसे आप अमीन कहते हैं, थोड़ा सा मिलता जुलता शब्द है, तो अमील का मतलब ये राजस्व अधिकारी होता था। और आज़ाद दस्ता गुरिल्ला बैंड। थोड़ा सा आज़ाद दस्ता बस आप लोग याद रखिएगा। आज़ाद दस्ता जो था दोस्तों ये जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था ना तो उस दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित एक गुरिल्ला बैंड था, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 मैंग्रोव स्थल है, सूची 2 जो है राज्य हैं। तो यहाँ पे जो करिंगा मैंग्रोव स्थल है ये मिलेगा दोस्तों कहाँ पर आपको, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। A का 4 विकल्प सही है जो कि अभी 2 जगहों पर दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि B और C आपका उत्तर नहीं होगा। वेम्बनाड दोस्तों ये एक झील है जो कि केरल में स्थित है। B का 3 देखिए यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है, तो अभी भी A और D में आपका कन्फ्यूजन बना रहेगा। फिर आइए चलते हैं। पुलिकट झील दोस्तों मिलेगी आपको तमिलनाडु में, ठीक है। अब क्लियर हो जाएगा। C का 2 किस में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, यानी कि D ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब बाकी D का 1 जाएगा, विक्रोली महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये आपका जो विकल्प A है ये करेक्ट है। इसी प्रकार से एलिमिनेट करके आप अगर 2-3 विकल्प आपको पता है तो आप उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए औद्योगिक प्रदेश दिए गए हैं और औद्योगिक केंद्र के बारे में, जैसे कि मुंबई पुणे में कौन सा औद्योगिक केंद्र है, कोलकाता की हुगली में कौन सा है, तो अहमदाबाद बड़ोदरा में और मद्रास कोयम्बटूर में कौन सा है, ठीक है। तो देखो दोस्तों जो मुंबई पुणे में स्थित है ये कुर्ला है। A का 4 सही होना चाहिए था और इसमें केवल A का 1 ही विकल्प सही है, A का 4, यानी कि विकल्प A ही आपका उत्तर हो गया। B का 3 सही होगा। कोलकाता हुगली में जो स्थित है उसका नाम है रिषड़ा, ठीक है। और अहमदाबाद बड़ोदरा में है कलोल अहमदाबाद बड़ोदरा में है। मद्रास कोयम्बटूर बंगलुरु में स्थित है भद्रावती, ठीक है। तो ये आपका जो विकल्प A है ये आपका करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए राजवंश और उसकी राजधानी पूछ रहा है, जैसे कि पल्लवों की राजधानी, कदम्ब की राजधानी, पांड्य की राजधानी और काकतीय की राजधानी कौन सी थी। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो पल्लवों की राजधानी थी वो रहेगी आपकी कौन सी, पल्लवों की राजधानी कांची थी।
तो ए का 3 विकल्प सही है। अब देखते हैं कि ए का 3 किस में गया है। तो दोस्तों यहाँ विकल्प बी ही केवल करेक्ट है, ठीक है, बाकी में ए का अलग अलग विकल्प है, तो बी सही होगा। इसके बाद देखते हैं बी का 2, कदम्ब की राजधानी ये बनवासी है, पांड्यों की राजधानी होती थी मदुरा, ठीक है, और काकती की राजधानी थी वारंगल। तो ये आपका बिल्कुल सही विकल्प है, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा का है, पीलीभीत का है, कार्बेट का है, राजा जी का है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व दोस्तों ये जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। आपको पता होगा कि जो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है, जब यूपी जो है ये अलग हुआ था उत्तराखंड से, तो इसका मोस्ट ऑफ द जो पार्ट था जिम कार्बेट का वो उत्तराखंड में चला गया, लेकिन इसका एक हिस्सा अभी यूपी में रह गया था जिसे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और ये जो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है उसी का एक बफर एरिया माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए, रूस का जो अंखाजेलस्क बंदरगाह है ये किस सागर पर स्थित है? बाल्टिक, काला, बेरिंग सागर। एग्जैक्टली यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा कि रूस का जो ये आखांजेलस्क बंदरगाह है ये आपको मिलेगा व्हाइट सी में, श्वेत सागर में, लेकिन विकल्प में तो श्वेत सागर है ही नहीं है। लेकिन दोस्तों श्वेत सागर संबंधित है बेरिंग सागर से, तो यहाँ पर जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ईसामी, बर्नी और इब्न बतूता किस मुस्लिम शासक के समकालीन थे? ईसामी, बर्नी और इब्न बतूता ये दोस्तों तीनों मोहम्मद बिन तुगलक जो मुस्लिम शासक था उसी के समकालीन थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इब्न बतूता के बारे में बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में आया था। बर्नी तारीख़ फिरोजशाही का लेखक था, तुगलक काल का विस्तृत वर्णन मिलता है इसमें तारीख़ फिरोजशाही में। और ईसामी जो है फुतुल उल सलातीन की रचना की थी जो कि इसी कालखंड में था। तो ये इब्न बतूता, बर्नी और ईसामी ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थे, ठीक है। तो इसके बाद अगला है कि भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी यानी कहवा का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों क से होता है कॉफ़ी और क से होता है कर्नाटक। तो ये है आपका उत्तर कर्नाटक, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। भारत में जितनी काफ़ी उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उसका 70% ये हिस्सा जो है कर्नाटक ही पैदा करता है। कर्नाटक के बाद सबसे अधिक काफ़ी केरल में उगती है, फिर तमिलनाडु में उगती है, ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ अरेबिका और रोबस्टा किस्म की काफ़ी उगाई जाती है। नेक्स्ट है, मालवा के संस्थापक एवं शासक हुसैन चुरी लिखा गया है, गलत हो जाएगा। हुसैन गौरी को किसने दिलावर खान की उपाधि दी थी? तो दोस्तों मालवा के संस्थापक और शासक हुसैन गौरी को दिलावर खान की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? मोहम्मद शाह, फिरोज तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद, सुल्तान मुजफ्फर शाह के द्वारा। तो सही जवाब है दोस्तों इसका दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज तुगलक। ये विकल्प बी आपका इसमें सही है, ठीक है। क्या हुआ था कि दिल्ली सल्तनत के पतन और तैमूरलंग के आक्रमण, तैमूरलंग का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में हुआ था। और इधर जो दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था क्योंकि औरंगजेब के बाद जो मुग़ल सामने आए, मुग़ल सम्राट जो सामने आए वो मतलब एक तरीके से केवल कंप्रोमाइज़ करके अपना राज चला रहे थे। धीरे धीरे राज जो था वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। उनमें मतलब औरंगजेब के समय तक का जो साहस दिखता था मुग़लों में वैसा कुछ दिखा नहीं, और धीरे धीरे जो मुग़लिया सल्तनत है वो समाप्त हो रही थी। तो इसी का लाभ उठाकर और फिर इसी बीच तैमूरलंग आक्रमण हो जाता है 1398 में। तो दिलावर खान ने 1401 में स्वयं को मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उसे पता चल गया कि अब तो कोई अटैक वगैरह हम पर कर नहीं पाएगा और दिल्ली सल्तनत से भी वो निश्चिंत था। तो शुरुआत में धार को उसने अपनी राजधानी बनाया था, किसको? धार को। बाद में उसके जो पुत्र थे उन्होंने धार से राजधानी को ले गए वो मांडू, ठीक है। और दिलावर खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अल्प खां होशंग शाह की उपाधि धारण कर मालवा की गद्दी पर बैठा था। ये थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि कौन एक शहर दजला यानी कि टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों टाइग्रिस नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। मोसुल तो स्थित है, किरकुक भी है, सामरा भी है, बगदाद। तो इसमें सही उत्तर क्या बनेगा? विकल्प बी किरकुक, ठीक है। किरकुक जो है ये किरकुक शहर इराक में है, लेकिन यह खासा नदी के किनारे स्थित है, न कि दजला। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प बी है करेक्ट है। बाकी जो मोसुल, सामरा और बगदाद हैं ये टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ पर बनाया था? ये इनमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि मतलब प्रश्न या तो आपको समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं समझ में, तो आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करिए और इतिहास
के अंतर्गत जो 3-4 वीडियोज ही होंगे उसको आप देख डालिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो 1503 में जब पुर्तगाली आए थे तो वो भारत में अपना पहला किला कहाँ पर बनाए थे? कोच्चि में बनाए थे, केरल में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। और केरल में यह ज़िला जो है कोच्चि के राजा की यह किला जो था वो कोच्चि के राजा की अनुमति से बनाया गया था और इसे फोर्ट इमैनुअल के नाम से जाना जाता था, जो भारत में पहला यूरोपीय किला था। पुर्तगाली कमांडर अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति स्यू की प्रसिद्ध मुहर पर, किससे? पशुपति स्यू की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? ये जो मुहर है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, पशुपति स्यू की प्रसिद्ध मुहर है, और इसमें हाथी, भैंस, सांड और बाघ में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बाघ तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको बाघ दिख रहा होगा। ठीक है, और बाकी जो है भैंस और हाथी भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन दोस्तों इसमें सांड दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सांड इस पर नहीं है। इस मुहर पर हाथी है, बाघ है, गैंडा है, भैंस के साथ 2 हिरण हैं। यह मुहर जो है यह मोहनजोदड़ो में खोजी गई एक सैल खड़ी की मुहर है और इस पर अंकित पशु हैं हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा। अनुपस्थित हैं सांड और शेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत सरकार का जो विपणन और निरीक्षण निदेशालय है इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर मिलेगा? गाजियाबाद, अहमदाबाद, हैदराबाद या फरीदाबाद में। सही उत्तर होगा आपका फरीदाबाद, हरियाणा में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि उपज की ग्रेडिंग, मानकीकरण और विपणन नीतियों को लागू करने वाला एक संलग्न कार्यालय है। स्थापना इसकी 1935 में होती है। ठीक है, और इसकी शाखा जो है वो नागपुर, महाराष्ट्र में भी है, ये भी याद रखिएगा। और ये देखिए आपका अंतिम प्रश्न आ गया कि फ़क्र मुदब्बिर, क्या नाम है? फ़क्र मुदब्बिर। तो इन्होंने एक युद्ध कला पर किताब लिखी है, उसका नाम है अदब उल हर्ब। ठीक है, अदब उल हर्ब किताब जो है फ़क्र मुदब्बिर के द्वारा लिखी गई है और ये प्रश्न जो है पूछा गया था 2021 में यूपीपीसीएस में। ठीक है, तो दोस्तों अदब उल हर्ब एक युद्ध कला पर लिखी गई किताब है जिसके लेखक फ़क्र मुदब्बिर हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। और ये 13वीं शताब्दी में रचित एक महत्वपूर्ण फारसी ग्रंथ है जो युद्ध नीति, सैन्य रणनीति और बहादुरी पर आधारित है। अब चलिए मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखता हूँ, आपको ये बताना है कि भारत में अप्रैल 2026 तक कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है। इस बार का क्वेश्चन मैंने बहुत आसान लिया है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर करेंगे। मैं देखता हूं कि व्यूअर तो ठीक ठाक हैं, लेकिन मतलब ना तो कमेंट लोग करते हैं ना लाइक करते हैं। और दोस्तों अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो फिर ये सीरीज़ बंद भी की जा सकती है। अगर आपको मंजूर है ये जो सीरीज़ है इसको स्टॉप किया जाए तो बिल्कुल ना आप कमेंट करिए ना लाइक करिए, क्योंकि हमें भी तो मोटिवेशन ज़रूर पड़ती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इसके कोई पैसे भी मैं नहीं ले रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। नहीं करेंगे तो फिर ये सीरीज़ भी बंद होगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।